इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नॉर्थ कसार ऑटोनॉमस काउंसिल यानी डिमा हाउस ऑटोनॉमस काउंसिल का चेयरमैन श्री मोहित होजाई। और उससे जानते हैं कि ये जो 125 अमेंडमेंट बिल को लेकर के काफ़ी लोग इसको काफ़ी सुर्खियों में है। जो इन दिनों जो है दिल्ली पर भी होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मिला है, और साथ में 10 ऑटोनॉमस काउंसिल का लेकर के जो उसका एक अंडर 6 शेड्यूल के अंदर में जो जितना भी ऑटोनोमस काउंसिल है उन लोगों ने एक कमेटी गठन किया है, और उसके बाद दिल्ली में जाके अमित शाह को मिला, और उनका जो ग्रीवेंसेस है उसको उन्होंने अमित शाह जी को बताया, होम मिनिस्टर को। और साथ में उन सारी चीज़ों को किस तरह से 125 अमेंडमेंट बिल को वो लोग किस तरह से ग्रास रूट लेवल में या फिर ऑटोनोमस काउंसिल में इम्प्लीमेंट करने से अच्छा होगा, उस बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नॉर्थ कॉस्ट ऑटोनोमस काउंसिल का चेयरमैन। उसे जानते हैं कि इस बारे में एज ए काउंसिल हिसाब से या फिर उनका क्या विचार है। सर, बिल को लेकर के हम क्या सोच रहा है, रिसेंटली दिल्ली भी गया है, क्या कहेंगे इसको। तो 125 अमेंडमेंट बिल जो इंडिया गवर्नमेंट ने प्रिपेयर किया है उसको पार्लियामेंट में अभी पेश किया जाएगा उस नेक्स्ट सेशन में। तो उसमें ड्राफ्ट कॉपी हम लोग मिला है। इस इस बिल का जो ड्राफ्ट कॉपी उसका हम लोग चर्चा किया है। हम लोग डिमा हासाओं में भी पहले तो ऐसे चर्चा नहीं किया था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने बहुत कन्फ्यूजन था उसमें क्या है नहीं। कुछ काउंसिल का पावर फंक्शन डाइल्यूशन होगा, 6 शेड्यूल पावर डाइल्यूशन होगा, पावर कमती होगा इस अमेंडमेंट बिल आने से, ये लोगों का मन में ये था। लेकिन हम लोग रिसेंटली काउंसिल का तरफ से इंटरेक्टिव सेशन भी ऑर्गेनाइज किया इस बिल के बारे में। सब एनजीओ सिविल सोसाइटी को लेकर के हम लोग डिस्कशन भी किया। तो इसमें चर्चा करने का बात आया कि इसमें खास हम लोगों का नुकसान होने वाला कुछ चीज़ है ही नहीं। हाँ, रादर हम लोग और भी काउंसिल का जो पावर्स है, फाइनेंशियल पावर बोलिए, लेजिस्लेटिव पावर बोलिए, एग्जीक्यूटिव पावर बोलिए, वो काउंसिल को और भी ज़्यादा दे रहा है। अच्छा, इस हम लोग पावर जो और भी ज़्यादा मिलने का कारण है कि 2012 में डीएसटी डीएसटी जे आसाम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक एमओएस मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट यानी कि एमओएस उसको साइन किया गया था। उस एमओएस में जो जो पॉइंट था हम लोगों को थ्रो एमओएस एश्योरेंस दिया गया है कि काउंसिल में और भी पावर बढ़ाएगा, जैसे कि डिपार्टमेंट लेजिस्लेटिव पावर बढ़ेगा, डिपार्टमेंट ज़्यादा देगा, काउंसिल सीट भी बढ़ेगा। और नया एक चीज़ है कि अभी यानी कि काउंसिल का 6 शेड्यूल का अंडर में जो नहीं है कि प्रोविज़न नहीं है कि पान मिलने को लिए, वो भी आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड जो पैसा मिलना था वो हम लोगों का साथ काउंसिल में नहीं आ रहा है। इसलिए वो 280 आर्टिकल को अमेंडमेंट करके काउंसिल में थ्रो जो 280 आर्टिकल का फाइनेंस कमीशन का अवार्ड जो पैसा मिलना था वो काउंसिल में पैसा दिलाने के लिए 280 आर्टिकल की भी अमेंडमेंट किया जाएगा। 6 शेड्यूल अमेंडमेंट का साथ साथ आर्टिकल भी 280 भी अमेंडमेंट किया जाएगा, ताकि हम लोग उनका ग्रास रूट लेवल में रूरल एरिया में छोटा छोटा स्कीम यानी कि माइनर इरिगेशन बोलिए, सैनिटरी लेट्रिन बोलिए, हाँ, पोटपाट बोलिए, ये सब फान जो प्लिन्स में जो पंचायती राज के जरिए से इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो 280 में आर्टिकल में जो पैसा मिल रहा है प्लिन्स में, यहाँ वही पैसा तो
काउंसिल में देके काउंसिल का जरिए से हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेगा। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काउंसिल का अंडर में जो विलेज काउंसिल और म्युनिसिपल काउंसिल भी एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन किया जाएगा। उसमें इलेक्टेड बॉडी रहेगा। इलेक्टेड बॉडी का जरिए से ये फंड को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। रिसेंटली आप लोग दिल्ली में गया अमित शाह जी से मिलने के लिए, मेरे काउंसिल का ट्रस्ट काउंसिल का टीम रिप्रेजेंटेटिव सब लोग गया, क्या बातचीत हुआ उसमें, क्या क्या इंश्योरेंस हुआ? उसमें खास करके होम मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिया कि जो 10 ऑटोनमस काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव का साथ में जो 125 बिल अमेंडमेंट जो प्रपोजल है वो पार्लियामेंट में प्लेस करने से पहले और एक उच्च स्तरीय एक कमेटी गठन किया जाएगा होम मिनिस्टर का तरफ से। तो उस कमेटी का साथ फिर से काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव लोग फिर बैठेंगे, बातचीत करेंगे। उसका बाद में जल्दी से जल्दी इस बिल का बारे में क्लियर करके फाइनलाइज करके पार्लियामेंट में बिल प्लेस करना है। ये बात ही होम मिनिस्टर ने बोला है। काउंसिल की तरफ से कुछ नया सजेशन है क्या, मतलब कुछ चीज़ों में जो अभी जिस तरह से ड्राफ्ट हुआ उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं क्या आप लोग? इस ड्राफ्ट का बारे में खास हम लोगों का बदलाव ऐसे कुछ नहीं है। फिर भी हम लोग जैसे कि और भी एक दो स्पेसिफिक जो है ऑलरेडी, फिर भी और भी एक दो लाइन स्पेसिफिक कुछ लिखने को लिए भी हम लोग सुझाव दिया है। इतनी ही बात है, अदरवाइज बाकी सब हम लोगों का एक्सेप्टेड है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये था नॉर्थ कास्ट काउंसिल का चेयरमैन महीनों, उन्होंने बताया कि दिल्ली में जाके उनके होम मिनिस्टर के साथ किस तरह से बातचीत हुआ और इस बिल को लेकर के उसका या फिर काउंसिल का राय क्या है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डेनियल लांठासा, जो फॉर्मर एमएससी है हाफलोंग कॉन्स्टिट्यूंसी का और नॉर्थ कास्ट काउंसिल का मेंबर था वो, और फिलहाल वो 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी का कन्वेनर है। उनसे जानते हैं कि इस बार जो है नया एक बिल लेके आने वाला है स्पेशली फॉर 6 शेड्यूल ऑटोनमस काउंसिल या फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए, इसका बारे में उसका क्या राय है और इस 125 अमेंडमेंट बिल को वो किस नज़र से देखते हैं। सबसे पहले दिनाना से आपको हमारा नोटिस लाइव में स्वागत करते हैं, और इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं कि ये बिल आने से क्या क्या बदलाव हो सकता है और क्या क्या इफेक्ट हो सकता है? देखो, जो हमारा 6 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो प्रोविजंस दिया गया है वो काफ़ी हमारे शेड्यूल ट्राइब्स के लिए काफ़ी वो महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आज का दिन में अगर उसका अमेंडमेंट होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन का तो समय समय में अमेंडमेंट होना ज़रूरी भी होता है कभी कभी, और कभी कभी अमेंडमेंट नहीं करके भी रख सकता है, स्पेशली जहाँ ऑलरेडी हमारा एग्जिस्टिंग पावर्स हमें प्रोटेक्ट करता है। तो आज का दिन में अगर ये 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में कुछ अमेंडमेंट होता है तो हमें ये देखना है कि वो हमारा पावर्स को और कैसे उसको बढ़ाता है, ना कि घटाता है। जहाँ घटाने का काम कर रहा है वहाँ तो हमें अपोज करना पड़ेगा। तो हम मेरे नज़रिए से ये 125 बिल में मैं सीरियसली जाता हूँ फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, मैं स्पेशली नॉर्थ कास्ट हिल्स ऑटोनमस काउंसिल के तरफ से बोलूँगा। वैसे तो ये सब 6 शेड्यूल को इफेक्ट करेगा, लेकिन समय को देख के भी मैं सिर्फ अभी डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट और जो नॉर्थ कास्ट हिल्स ऑटोनमस काउंसिल है उसका पर्सपेक्टिव से ज़्यादा बोलूँगा। अब ये देखिए, जो आर्टिकल 280 को अमेंड करने के बाद कहा जा रहा है, और यहाँ में जो लिखा है कि नया क्लॉज ऐड करेगा जिससे जो फाइनेंस कमीशन है वो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, तो हमारा केस में आसाम, वहाँ का रिसोर्सेज बढ़ाएगा और वहाँ से हमारा जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो रेकमेंड करेगा कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इंक्लूडिंग विलेज काउंसिल्स एंड म्युनिसिपल काउंसिल्स इन द ट्राइबल एरियाज विद इन द स्टेट, उसमें रेकमेंड करेगा कि कितना फंड बनाने के लिए थ्रू आर्टिकल 280। तो हमारा ये सजेशन है, क्योंकि हमेशा से देखो आर्टिकल 244 क्लॉज ए जो 1969 में
हम लोग को दिया गया था प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि हम लोग ने चूज़ किया था कि आसाम में रहने के लिए, तो इसको हम लोग नहीं भूलना है। ये आज तक ऑन पेपर तो दे दिया है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो उसमें भी हम लोग को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है, इसके लिए हम लोग को हमेशा मांग कर रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा एक टाइम में खून खराबी भी हुआ, एक मूवमेंट भी चला फॉर सेपरेट स्टेट भी। अल्टीमेटली ये जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, ये आज के दिन में देगा वादा किया, लेकिन ये जो बिल में जो डाला उससे हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि जितना स्टेक होल्डर्स था, और जब ये बिल ड्राफ्ट करने का समय स्टैंडिंग कमेटी बनाया, स्टैंडिंग कमेटी 2018, 19, 20 पूरा वो लोग ने रिपोर्ट लिया, और उस टाइम में जो स्टेक होल्डर्स ने जो कमेंट दिया, अपना तरफ से जो सजेशन दिया, उसमें मैक्सिमम काउंसिल्स ने बोला कि वी रिक्वायर डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम द स्टेट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट में क्या बोला वो भी मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग ने बोला कि डायरेक्ट फंडिंग हम लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फंडिंग करने से स्टेट गवर्नमेंट और ऑटोनोमस काउंसिल के बीच में प्रॉब्लम हो जाएगा, देयर विल बी अननेसेसरी प्रॉब्लम। बट ये वर्ड हमको समझ में नहीं आया, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम? वो लोग का रिलेशनशिप में क्या खराब होगा? सी, आज का दिन में हम लोग स्पेशली नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल को देखिए, हम लोग को ऑप्शन दिया गया था कि मेघालय में जा सकता है, हिल स्टेट में खासी हिल्स, गारो हिल्स, जैंटिया हिल्स चला गया, बाद में लूशा हिल्स मिजोरम बन गया। हम लोग अभी भी आसाम के साथ है, हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और हम लोग को ये रिलेशनशिप को आने वाला दिन में भी सुंदर से हम लोग आगे लेके जाएंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्रॉब्लम होगा। डायरेक्ट फंडिंग देना चाहिए, क्योंकि यहाँ में और एक चीज़ लिखा है ये बिल में कि ये नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो रिपोर्ट निकला था ना, उसका रिपोर्ट के आधार में भी ये बिल में जो रिकमेंडेशन दिया है। तो इसमें क्या लिखा मैं एक बार बताना चाहता हूँ। यहाँ में लिखा था कि सेंट्रल फंडिंग फॉर प्लान एक्सपेंडिचर ये होना चाहिए इंस्टेड ऑफ राउटिंग ऑल फंड्स थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ में खुद लिखा है कि सब स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से फंड भेजने का बदली सेंट्रल जो फंड है वो मतलब डायरेक्ट भी जाना चाहिए काउंसिल में। और उसके बाद लिखा था कि यहाँ में द ऑटोनोमस काउंसिल बी अपग्रेडेड टू ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल विथ मोर सेंट्रल फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विद इन द परव्यू ऑफ द 73rd amendment, but also using, अभी इंपॉर्टेंट है, but also using traditional governing systems at the village level। तो ये हमारा जो 6 शेड्यूल है ना, ये हमारा कल्चर को बचाने के लिए दिया है शेड्यूल ट्राइब्स लोग का। और हमारा कल्चर का जो बेड रॉक बोलता है इंग्लिश में, जो उसका स्तंभ है ना, हम स्तंभ हमारा गांव में बसा होता है, हमारा विलेज लेवल में। तो अगर हमारा विलेज लेवल को सिस्टम को अगर हम लोग को छेड़खानी करेगा ना उससे, तो वहाँ हम लोग का कल्चर ख़त्म हो जाता है। हमारा कल्चर सिटी में नहीं है, टाउन में नहीं है, गाँव में उसका स्तंभ है। तो इसलिए जो ट्रेडिशनल हम लोग का विलेज सिस्टम है उसको प्रिजर्व करना चाहिए। तो हमारा सजेशन क्या है कि ये आर्टिकल 280 में जो क्लॉज दिया है, यहाँ में ऐसा लिखना चाहिए कि द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द फंड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी नहीं, यहाँ में और एक गलत लिखा, ये बार बार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंशन कर रहा है, यहाँ में लिखना चाहिए ऑटोनोमस काउंसिल। हाँ, द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द फंड ऑफ द ऑटोनोमस काउंसिल एंड द विलेज काउंसिल के बदले एंड द ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल। और म्यूनिसिपल तो यहाँ लिखना चाहिए भी नहीं, क्योंकि 6 शेड्यूल का अंदर में हम लोग टाउन कमेटी फॉर्म कर सकता है। तो काउंसिल में जब पैसा आएगा, वो अपना जो टाउन कमेटी से रेस्पेक्टिवली वहाँ वो लोग फंड को डाइवर्ट करेगा। तो इसलिए ये चेंजेस आना चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस, ये हमारा मांग है। तो दूसरा और पॉइंट हो गया सब पैराग्राफ 8 वो लोग इंसर्ट करना चाहता है आफ्टर एग्जिस्टिंग पैरा 2 पैरा 7। तो इसमें लिखा है कि द सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स for and the conduct of all elections to the district council, regional council, village council and municipal council shall be vested in a state election commission appointed by the governor for that state।
तो हमारा मानना है कि ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हम लोग का पावर है अंडर पैराग्राफ 2 सब पैराग्राफ 6 एंड 7, जिसमें काउंसिल अपना इलेक्टोरल रोल बनाने का, अपना इलेक्शन का जो नियम कानून बनाने का, कंडक्ट करने का जो पावर्स ऑलरेडी 6 शेड्यूल में है, उसमें ये कॉन्ट्रडिक्शन डाल देता है, बिकॉज इसमें बोल रहा है कि वो स्टेट इलेक्शन कमीशन को हैंड ओवर कर देने के लिए। तो ये हम लोग इसको अपोज करता है। तो और इसमें लेकिन नीचे में क्या लिखा है, provided that nothing in this subparagraph shall apply to a village council and municipal council in the state of Meghalaya until approved by the governor of the state। तो हमारा ये पूछना है कि अगर मेघालय में इसको एग्जम्पशन मिलता है तो हमारा काउंसिल में भी, असम में भी, हमारा नॉर्थ कचर हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल को, और शायद दूसरा लोग भी मांगता होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन खुद का मेरा पर्सपेक्टिव में हम लोग को भी इससे एग्जाम करना है और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को भी एग्जाम करना है। ये हमारा मांग है। ये क्लॉज नंबर 8 हमें ये मंजूर नहीं है। सो उसका रिलेटेड अगर ये मंजूर नहीं है तो नेक्स्ट हो गया कि विदिन वन ईयर ऑफ दिस बिल पास हो जाने के बाद में विलेज काउंसिल म्युनिसिपल काउंसिल का इलेक्शन कराएगा बोला, और जो रूल्स दिया गया है वो हमें मंजूर नहीं है, बिकॉज ये जो सिस्टम है, ये रूल्स, ये पूरा पार्ट 9 द पंचायत जो है उसका पूरा कॉपी पेस्ट है। सिर्फ पंचायत के बदले में विलेज काउंसिल लिख दिया, म्युनिसिपल काउंसिल लिख दिया, लेकिन डिट्टो ये कॉपी है। आर्टिकल 243K ZA, फिर उसके बाद में आर्टिकल 243G, उसके बाद में 243W, आर्टिकल 243I and Y, सब ये सबको कॉपी पेस्ट करके यहाँ में रख दिया है। तो बेसिकली आप सबको मालूम है कि पंचायत का जो सिस्टम है, एनी पार्ट ऑफ पंचायत हमारा 6 शेड्यूल में लागू नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ में क्या करा है कि सेम डिट्टो लगा दिया, लेकिन पंचायत जो वर्ड रहता है ना वो सब आर्टिकल्स में यहाँ में विलेज काउंसिल लग दिया, म्युनिसिपल काउंसिल। तो हम बोलना चाहता है कि प्लेयर रोनाल्डो ही है, लेकिन उसका जर्सी मतलब रियल मैड्रिड से चेंज करके अभी उसको बार्सिलोना लगा दिया, लेकिन प्लेयर तो रोनाल्डो है ना। अभी पंचायत का सिस्टम को कॉपी पेस्ट करेगा और नाम में 6 शेड्यूल रह जाएगा, तो हमारा सिर्फ नाम में 6 शेड्यूल रह जाएगा, ये पूरा पंचायत का सिस्टम हो जाएगा। इसको इसीलिए इसमें बहुत सारा जो है बदलाव की जरूरत पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए यहाँ में सिंपल से मैं समझाता हूँ कि ये जो मेघालय में भी एग्जाम किया है विलेज काउंसिल और म्युनिसिपल काउंसिल का इलेक्शन नहीं करने के लिए, तो सेम हमें भी एग्जाम्शन चाहिए। अगर मेघालय को एग्जाम्शन मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो यही सिंपल हमारा मांग है कि हमको भी ये सब क्लॉजेस से जहाँ में मेघालय को एग्जाम्शन दिया है, हमें भी वो एग्जाम्शन मिलना चाहिए। और उसका उपाय में बदलाव में अगर एक स्पेशल कमीशन बनाता है इलेक्शन के लिए तो अच्छा रहेगा। वो इलेक्शन कमीशन जितना भी काउंसिल है अंडर 6 शेड्यूल उसका इलेक्शन कंडक्ट करेगा, तो ये एक बेहतर मतलब ऑप्शन होगा हमारे लिए। तो यही हमारा मांग है, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको बचाने के रखने के लिए, क्योंकि हमारा जो 6 शेड्यूल दिया था वो कल्चर को ही बचाने के लिए दिया था। तो हम आशा करता है कि ये सब सजेशन मान के, बाकी में हम लोग को ज़्यादा आपत्ति नहीं है। कुछ सीज बढ़ रहा है, कुछ एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आ रहा है, वो ऑलरेडी हमारा काउंसिल ने तो पास कर दिया, वो सब में हमारा आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो हमारा विलेज सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, और जो आर्टिकल 280 करके जो सेंटर से फंड यहाँ में हम लोग को काउंसिल में लेके आएगा, वो आना चाहिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, ऑटोनोमस काउंसिल को और ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल को। ये हमारा मांग है। पंचायत का रूल्स तो यहाँ से मतलब उसके सिस्टम में नहीं। हाँ, वो जो अगर आपको डेवलपमेंट ही करना है तो ये बात नहीं है कि पंचायत का सिस्टम में ही करना है। दुख का बात है कि हमारा जो ट्रेडिशनल विलेज सिस्टम है ना, वो रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहता है, बिकॉज वो लोग बोलता है कि आप लोग तो विलेज लेवल में, आप लोग पंचायत सिस्टम में इलेक्शन नहीं करता है, आप लोग सरपंच जो चूज़ करता है, आप लोग विलेज काउंसिल जो फॉर्म करता है, रेस्ट ऑफ इंडिया में जैसे होता है आप लोग का 6 शेड्यूल का अंदर में विलेज सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। इसलिए एक सेंटर का एक मानना है कि हम लोग ग्रास रूट डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स नहीं कर रहा है, डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट्स नहीं हो रहा है, वो लोग का मानना है। लेकिन हमारा कहना है कि ये नज़रिया ही थोड़ा गलत है, क्योंकि आज तक ये सर्वाइव करके आया है, ये डेमोक्रेसी ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से आया है ना, तो कुछ कारण से तो सर्वाइव करके आया। ये सिस्टम को आप नकार नहीं सकते कि ये शायद आउटडेटेड सिस्टम है, ये मॉडर्न नहीं है। तो आज आप देखिए, मैं सिंपल एग्जांपल शॉर्ट में देता हूँ। आप एक डिमासा गांव में जाइए, एक कुकी गांव में, जेमी गांव में जाइए, वहाँ का एक गांव बूढ़ा को घर देखिए और एक नॉर्मल नागरिक का घर देखिए, इक्वलिटी है।
करप्शन नहीं है हमारा सिस्टम में, गांव में। ये सुंदर चीज़ को शायद आज के दिन में दुनिया भर में करप्शन इज़ द मेन प्रॉब्लम। बोलता है कि वी आर डेमोक्रेसी बट करप्शन है। गांव का सिस्टम को अगर हम लोग संभाओ, हमेशा टॉप डाउन होता है हमारा पावर्स, पॉलिसी बनाता है ऊपर लेवल में ब्यूरोक्रेट्स लोग, सेंटर में, कैपिटल में, और वो गांव तक भेजता है। कभी तो नज़रिया बदल के भी देखिए, गांव का कुछ चीज़ भी तो सेंटर में लेके जाइए, शायद ये दुनिया बेहतर हो जाएगा। तो इसलिए हम कहना चाहता है कि गांव का एक सुंदर चीज़ है जहाँ में इक्वलिटी है। गांव का गांव बूढ़ा जितना पावर होने से भी वो करप्ट नहीं है, उसका गांव और नॉर्मल एक गांव वाला का गांव का घर सेम है। तो इसलिए इसको ट्रेडिशनल सिस्टम को आप खराब मत कीजिए। हाँ, ऐसा नहीं कि हम लोग पंचायत सिस्टम का इन्फीरियर है, वो बात नहीं है। तो इसको मेंटेन करना है। हमारा काउंसिल और गांव बुरा लोग के साथ में बैठ के ट्रेडिशनल सिस्टम से हम लोग अपना विलेज काउंसिल बनाने का ये प्रोविज़न सब 6 शेड्यूल में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ फंड भेजना है तो आप भेजिए, हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम में जाएगा। और चिंता मत कीजिए, हमारा गांव बुरा ज़्यादा अच्छा से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ज़्यादा फेयरली उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपना ट्रेडिशनल सिस्टम में। वही हमारा कहने का हमारा मैसेज है। और हम आशा करता है कि होम मिनिस्ट्री भी ये सब सजेशन सुनेगा। और जो कमेटी बनाया है 3 मैन कमेटी नित्यानंद राय जी के अंदर में, आई होप कि सब प्रोविजन, सब रिकमेंडेशंस लेके एक अच्छा वाला बिल हम आशा करता है कि वो प्रिपेयर होगा और पास होगा, जिससे हमारा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी बढ़ेगा, लेकिन अपना ट्रेडिशनल सिस्टम भी ज़िंदा रहेगा, सरवाइव करेगा। थैंक यू। तो ये था डेनियल लंढासा, जो है उन्होंने बहुत एक उसका व्यूज़ बताया है कि किस तरह सा उनको इसमें बदलाव चाहिए और इसमें बदलाव होने से किस तरह से अच्छा रहेगा, और ये अभी का जैसे का वैसे ही अगर रहेगा तो किस तरह से यहाँ पे जो है इफेक्ट होगा। 125 अमेंडमेंट बिल को लेकर के काफ़ी ऑटोनोमस काउंसिल, जो खास करके 6 ऑटोनोमस काउंसिल जो है वो लोग काफ़ी इस बात को लेकर के चर्चा में है। तो उस बात को लेकर के, उस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रोनित सेंगुम, जो है DSO का है, दिमा हासैनिया यूनियन का है, जो जनरल सेक्रेटरी है। मुझे जानते हैं कि इस बिल आने से यहाँ का लोगों के लिए, खास तौर करके जो ऑटोनोमस काउंसिल का एरिया में रहते हैं, जो इस जुरिस्डिक्शन में रहते हैं, उन सभी के लिए किस तरह से इफेक्ट होगा और क्या अच्छा है और क्या खराब है, शॉर्ट में हम उसे जानना चाहते हैं। और इसमें अगर बदलना चाहते हैं तो अपन एज ए ऑर्गेनाइजेशन हिसाब से क्या बदलना चाहते हैं? देखिए, 125 अमेंडमेंट बिल को लेके बहुत महीनों से यहाँ दिमा हसाओं में चर्चा पे है और काफ़ी सारा डिस्कशन भी हुआ है। और सिर्फ 2024 में नहीं, ये डिस्कशन जो है ये सबसे पहले DSU ने ही, जब यहाँ पंचायती का बात निकला था 2019 में, 2 अक्टूबर 2019 में यहाँ जितना भी स्टेक होल्डर्स है, जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है, हम लोग का काउंसिल का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स MSC को लेके लेडीज वेलफेयर हॉल में हम लोगों ने एक बड़ा मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया था 2 अक्टूबर 2019 में। उसी में ही हम लोगों ने साफ तौर से काउंसिल अथॉरिटीज़ को और हम लोग का जितना भी स्टेक होल्डर्स है, NGO से, सभी ने एक डिसीजन लिया था कि पंचायती राज सिस्टम का जो है कभी भी दिमा हसाओं में इम्प्लीमेंट नहीं होना है। और 6 शेड्यूल का ऑटोनॉमी जो है, हम लोग अभी जैसा है इसको और सेंटरिंग करने में कैसे हम लोग का डिमांड होगा, कैसे हम लोग का जो आवश्यकता है हम लोग का आने वाले दिनों में कैसे सेंटरिंग करने के लिए, उसके लिए हम लोगों ने डिसीजन लिया था और हम लोग रिक्वेस्ट भी किया था, मेमोरेंडम भी दिया था स्टेट गवर्नमेंट को भी। और अभी जो फिलहाल जो तो मीडिया के जरिए हम लोग को जो खबर मिला है कि 25 जुलाई को जो 10 ऑटोनोमस काउंसिल जो नॉर्थ ईस्ट का रिप्रेजेंटेटिव सभी का जाके जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मिला है, उसमें हम लोग खबर मिला है कि विद इन 1 मंथ के लिए एक कमेटी फॉर्म किया गया है ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होम फॉर होम अफेयर्स का श्री नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में। तो उसी को लेके हम लोग आज फिर से चर्चा पे बैठे हैं कि क्या हम लोग का सजेशन होगा, जो हम लोग के लिए ड्रॉबैक्स है जो 125 अमेंडमेंट में बिल में, जो हम लोगों को लगता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन की जो इलेक्शन कमीशन, जो स्टेट इलेक्शन कमिटी में हम लोग का जितना भी इलेक्टोरल रोल बा इलेक्शन का जो प्रोसेस चला जाएगा, विलेज काउंसिल हो, म्यूनसिपल काउंसिल हो या हम लोग का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन, वो चीज़ में हम लोग को आपत्ति था। और
दूसरा हो गया कि आर्टिकल 280 को जो डायरेक्ट फंडिंग के लिए जो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो मेंबरशिप था उसमें स्टेट से ही अपॉइंटमेंट किया जाएगा, स्टेट से ही सब कुछ वो लोग का जो इंटरिम बजट है उसमें स्टेट फाइनेंस कमीशन का तरफ से ही सब कुछ अगर मॉनिटर करके प्रिपरेशन होगा तो इसमें भी हम लोग का थोड़ा आपत्ति था। तो उसको लेके हम लोगों ने जो बैठक हुआ था काउंसिल से जो इनिशिएटिव लिया था उसमें भी हम लोग का तरफ से पूछा गया है और दिया है। अभी भी हम लोग जो मेमोरेंडम प्रिपेयर करेंगे उसमें भी हम लोग का साफ तौर से ये होगा कि जो भी 6 शेड्यूल का ऑटोनोमस काउंसिल होगा उसको डायरेक्ट फंडिंग दिया जाए और जो है जो इलेक्शन कमीशन का जो है अकॉर्डिंग टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट जजमेंट जो हम लोग खुद कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, लॉ खुद बना सकता है, उस चीज को अगर फोकस किया जाए तो भविष्य के लिए हम लोग का सिक्योर होगा। क्योंकि अभी हम सबको मालूम ही है कि हम लोग का 2 इलेक्टोरल रोल, एक एमएलए एमपी के लिए और एक जो हम लोग का एमएससी इलेक्शन के लिए। तो ये चीज अगर मॉडिफाई किया जाएगा, ये चीज को अगर सब स्टेट इलेक्शन कमीशन में अगर ये पावर चला जाएगा तो ये भविष्य के लिए हम लोग के लिए थोड़ा सोचने का विचार करने का आवश्यकता है। तो इसी को लेके हम लोग का डिमांड यही है, हम लोग पहले भी प्लेस किया है, अभी भी हम लोग का जो मेमोरेंडम होगा वो इसी को बेस करके होगा कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसको ऑथोराइज नहीं किया जाए। हम लोग का यहाँ पे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट है उसको ही नजर रखते हुए हम लोग का खुद लॉ बनाने का हम लोग का प्रोसीजर हो। क्योंकि ऑलरेडी 6 शेड्यूल में वो पावर है, हम लोग को जो डिपार्टमेंट दिया गया है उसका ऊपर में हम लोग को लॉ बनाने के लिए हम लोग का ऑथोराइज है। तो वो चीज और दो हो गया डायरेक्ट फंडिंग, वो चीज में हम लोग का अभी मेमोरेंडम देगा हम लोग। और बाकी जितना भी संगठन है आज अच्छी तरह से विचार विमर्श हुआ है और आशा करते हैं कि पब्लिक जनता भी हम लोग का साथ देगा और हम लोग का जो मांग है यही हम लोग मांग बरकरार करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो ये था प्रमीत सिंह जो है महाराष्ट्र यूनियन का जनरल सेक्रेटरी है। उन्होंने बताया कि उनका जो ग्रीवेंसेस है, उनका जो इश्यूज है, जो जिस बात को लेकर के वो लोग अभी सरकार के पास दरवाजा में वो खटखना है, इस बात को लेकर के सरकार कितना इम्पोर्टेंस देता है ये तो सरकार के ऊपर भी निर्णय होगा। लेकिन अभी देखना ये भी बाकी होगा कि क्या इस 6 शेड्यूल को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है या फिर ये 6 शेड्यूल को कहीं ना कहीं यहाँ का लोगों का जो है कल्चरली जो लैंग्विस्टिक है या फिर इसका जो 6 शेड्यूल का ऑटोनोमस काउंसिल का जो पावर है वो कहीं ना कहीं अगर डायलॉट होता है तो आने वाला भविष्य के लिए दिमा हसाओ के लिए कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिसको ज्वेल गोरलोसा का नाम से बहुत सब लोग जानते हैं, वेल नॉन है दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट या फिर नॉर्थ ईस्टर्न में रीजन में, और वो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव मेंबर रह चुके हैं और फिलहाल वो 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी का एडवाइज़र है और बहुत दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में भी बहुत जुड़ा हुआ है। और प्लस वो एमओएस का 2012 में एमओएस हुआ था डीएसडी एंड डीएसडीजे का, 2 ग्रुप्स का, उसका भी एक सिग्नेचरीज है। रिगार्डिंग ऑन 125 अमेंडमेंट बिल, इसका ऊपर में आप जानना चाहते हैं आपका इसमें क्या राय है? First of all, I want to state that this 125th Amendment Bill 2019 that has been placed in the Lok Sabha as well as the Rajya Sabha on the 5th of March 2020. So, any session, the coming session, they may take up the issue of amending this. The genuine aspirations and request of the people is that amendment has happened since 1952 when NC Hills has first convened the council election. Then on 69 and then 71 this united NC Hills and Mickey Hills. Mickey Hills was separated and became Karbi Anglong. There was again amendment. And again in 1st April, after the Autonomous State Demand Committee has some agreement with the state government as well as the central government, an MOU was signed, there was another amendment.
So this kind of amendments has been taken place. It should be to upgrade and benefit the people. ये आपको हम लोगों को बेनिफिट में होना है, हम लोगों का पावर तो कमती नहीं होना है. That's why all the people, it's not abuse, the genuine demand of the people, request of the people is that there should be transparency. We do not know what is happening. Especially now they have an informal meeting in Delhi recently, in Sikkim House, then formal meeting in Ashoka Hotel, and then I think on 25th like that they met the Home Minister. And then there's the 6 scheduled areas of the Northeast. They form one body. So the people has the right to know what is happening. This, and through 6 scheduled protection committee, we have given an appeal that you should tell the people what is happening. Because after all, it will affect the people, no? The district. Okay, but since we have the opportunity to express our, it's not views, this is directly our demand. So when we come to this, the recommendations made by Anand Sharma committee on the 125th Amendment Bill 2019, it is here on clause 3C regarding para 3.8.16. The Ministry of Home Affairs is basing on the Memorandum of Settlement with United People's Democratic Solidarity, UPDS, and 2 Dima Halam Dauga factions. But now the state government of Assam has expressed some reservation over the land to be transferred, the land rights to be transferred to the Autonomous Council. That is very important and very crucial and very sensitive. Because from the time of the British and when we got independent, the then father of our constitutions, especially here in the Northeast, it was our Reverend Nicholas Roy, and was the chairman of subcommittee, our Sir Gopinath Bordoloi, and Dr. B.R. Ambedkar. They have observed and recognized the unity that the tribal people should be have control over the land and custom. That is being affected now. Because now, according to clause 3C, I am again repeating, para 3.8.16, the state government has expressed reservation over the transfer of land rights to Autonomous Council, which we should take very seriously and urgently, because we feel that the whole exercise of talks, peace talks, I want to emphasize that the whole exercise of holding tripartite talks with UPDS and both factions of DHD, and the entire process of painstakingly initiating peace, reconciliation, negotiation, and progress will be defeated if land rights are alienated from the indigenous tribal people who have been residing here in this geographical position for centuries. It will be very sensitive. And moreover, there are so many provisions and clauses regarding funding, but nobody said anything about sharing of royalty. In our this small
beautiful district. We have so much reserve of minerals. Under our land we have lime, coal, even oil we have been extracted in this, what do you call, north of Dima Hasao district, Israel and Shields district. The sand, timber, bamboo, stone, so many mineral products are there. So what do you say about the sharing of royalty? It all goes to the state and to the central. So that issue has not been addressed in 125th Amendment Bill, which is important. So how shall we run our district council, they are saying. Upgrading our district council, if our revenue is taken away, collected and taken away by the state and the central, how shall we manage our district council and our employees and develop our place? We cannot always depend on this direct funding or indirect funding or Article 280 or Article 275, 1, 2, 3, 4. When we have our own, we are all self-sufficient. हम लोगों का अपना ही माटी में कितना सोना रूपा है भाई, हम लोगों का माटी अंदर में कितना लाइमस्टोन, कितना मीटर ऑफ आपको यो है, लाइमस्टोन रिजर्व है, कोल है, अभी आपको तेल भी निकला है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है. एट वन टाइम हम लोगों को एनसील्स का बाम्बू से, फ्रॉम द बैम्बूस प्रोड्यूस्ड इन आवर डिस्ट्रिक्ट, 2 paper mill has been functioning. One in Silchar Pargans, Panchgram, and one in Jagi Road, Moringao. But we don't get anything. There's very much injustice fight. It is not addressed there. Acha. And moreover, see, they are basing everything on MOS. They're saying that we are doing everything based on the MOS. So I am one of the signatory of the MOS. We want transparency. What provisions and clauses of the MOS has been incorporated? Tell us. The people has to know. The nation must know. And it is to be inclusive. Why only the MOS of Dima Halam Dauga? What about the MOS of Dimasa National Liberation Army, DNLA? For DNLA, you will have another amendment. And the other militant groups also. It should be inclusive. But here it is not inclusive. They are telling everything, justifying everything on DSD, but that is, we do not digest that. We do not accept. Because the central government, state government wants to impose by force. They are taking the name of MOS only in name. If MOS is respected, what about our cases? So many cases is pending in the court. MOS को कब लेगा बोलता है MOS में तो हमको जो केसेस को तो अभी भी ड्रॉप नहीं कर रहा है. हाइनेस नॉन हाइनेस इज नथिंग. जितना केसेस सब हाइनेस ही है. अभी भी उनको आदमी तबलीग हो रहा है, दिन दिन कोर्ट में जाता है, हम उनको लाइवलीहुड डिस्टर्ब हो जाता है, वकील को पैसा देने पड़ता है, हम उनको बेनिफिट वाला तो नहीं करता है. एंड इन द MOS दे सेड दैट द दिमासा लैंग्वेज विल बी टेकन इन द 8th schedule, द दिमासा स्क्रिप्ट. Why not take resolution on that? And to protect our monuments, relics from Dimapur to Baibong to Silchar Kashpur, that is also neglected. And they are saying that now it will be Dima Hasao Autonomous Territorial Council. We are not telling about other district, because in Karbi Anglong already they have 2 SP and they have like 2 district, so to name. Amran and then this diffuse site. And 2 deputy commissioner. So, okay, in there in BTAD also, BTR Boro area, Korjar area also, they have this Chirang, Baksa and Udalguri, 3 districts. But here we have only 1 district. So how the name of Dima Hasao Autonomous Territorial comes?
Territoriality comes only if there is within one's administrative platform umbrella there will be 2 or 3 districts creation under one's administrative head, under the council, so to say. But till now we have no other district. So that name, Dima Hasao Autonomous Territorial, I feel that is not justified. It should be as it is, because it is now in North Kachar Hills Autonomous Council, okay? Dima Hasao Autonomous Council. But if it is territory, then we have only one district till now. So how that word applies to us? So when they say everything is fine, everything is good in this 125 Amendment Bill, many people don't believe. When you just read at a glance, we see, good, more power. Great, wonderful. But if you read between the line, there is many complications. Many complications are there. Number one, there is no transparency. So, I request through your esteemed channel that the 3-man committee constituted under this MP from Bihar, I think Nityananda Rai, they should consult all the stakeholders, not only the council people. Not only the council people, but across all party line and organization, especially with the 6th Schedule Protection Committee and other political parties also. It may be Congress, it may be TMC, there's TMC here in Dima Hasao, it may be Aam Party, there is also SDC. They should consult with everybody if it's to make inclusive. And moreover, see, I have already been told by one person before, one of my colleague, that they are taking, for example, this in the bill, they are already violating existing paragraph 2, subpara 6 and all. Because some powers we already have. Our council has just to take it up. But we have taken everything, Xerox everything from Gram Panchayati thing and paste it here. Because if you see, read thoroughly, in the certain prohibition about the planning of village council, municipal, we already have the power. We already have the power. So why include it here again? It contradicts. Many of the newly introduced provisions and clauses contradicts what already power we have. Because it has not been thoroughly investigated. It has not been thoroughly gone through. अभी जो लोगों को रहा ना थोड़ा जल्दी जल्दी में कर रहा है और स्टडी करना चाहिए हाँ कोई को तो जल्दी कर रहा है जल्दी 125 अमेंडमेंट बिल होने दो लेकिन जल्दी करने से हम उनको लॉस है इसलिए कि अभी देखो हम उनको स्टेट फाइनेंस को ऊपर में और हम उनको जो लॉ जो बनेगा बस्ती में हम उनको ऑलरेडी पावर है ना उसको तो काय को फिर यहाँ में दिया है ऑलरेडी हम उनको पावर में है इसको काय को फिर मेंशन कर रहा है अर्जुन जो बोला लैंड राज को ऊपर में अभी लैंड राज लोग देने नहीं मांगता है द स्टेट गवर्नमेंट हैज रिजर्वेशन इंटर एलिया लैंड ट्रांसफर टू ऑटोनोमस काउंसिल तो हमको इतना लारने वाला टॉक्स करने वाला तो हवा में पानी में चला गया ना रेवेन्यू को कलेक्शन को शेयरिंग भी कुछ मेंशन करना है ना
हम लोगों को पैरा 20 में है, हो सकता है जो गवर्नर से कर सकता है। अभी गवर्नर को बात आई क्या, तो 125 अमेंडमेंट बिल में वो बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग ख्याल नहीं करता, नहीं पढ़ता ना, लेजी है ना क्या है मालूम नहीं है। तो गवर्नर को रोल भी अच्छा से स्पेसिफाई करना है, कि हम लोगों को जब आगे में जो हम लोगों को काउंसिल मिला रहा, द गवर्नर विल एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिप्शन। अभी क्या कर दिया, गवर्नर विल एक्ट by consulting the cabinet, the council of ministers of the state. The government will, of course, consult the lawmakers. The lawmakers, the qualified bureaucrats, social scientists, professors, anthropologists, and also again refer to our council. And he will, of course, he has to consult the council of ministers, the cabinet. But again, the governor should not be bounded by the decision of the cabinet. After talking with the cabinet, council of cabinet also, he can act on his own discretion. That should also be clearly specified in the 125 Amendment Bill. So there is lots of gap in 125 Amendment Bill. Because as far as we, the common people of Dima Hasaw, NCLs knows that we are not under the Chief Minister of the state, but also we are under the governor. Because in all India, the governor is just a respected position, but active role is played only in Assam regarding NCLs and Karbi Anglong. Various active role, political role, administrative power. So it should be defined. Because everything we do, we go not to the chief minister or the HCD minister. We go to the governor for every assent. It is not specified in the 125th Amendment Bill. So there are lots of loopholes. So in a way, personally, I am apprehensive about 125th Amendment Bill. Because what is happening in the one Amendment Bill will go against the wishes, the desire and the autonomy of the people and the council also. लास्टली व्हाट यू वांट, एक पॉइंट में अगर बोले तो आप क्या चाहते हैं लास्टली? We want all the stakeholders to be taken into account and there will be transparency and our views should be respected and noted down. And we are ready, but nobody is calling us. Thank you very much. जो ये था जो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव मेंबर जो मिहिर गोरसा, एंड राइट नाउ ही वाज एडवाइजर ऑफ द सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी। उसका बहुत सारा उन्होंने अपना सजेशन दिया, अपना बात रखा। अभी इस बात को लेकर के सरकार कितना इम्पोर्टेंस देते हैं ये सरकार का विषय होगा, लेकिन बहुत सारी इश्यूज है जो यहाँ का डिमा हासो का लोगों को बिना पूछे बिना सजेशन ले अगर सरकार कुछ भी इस चीज़ को अगर ज़बरदस्ती इस चीज़ को लोगों के ऊपर अगर रखना चाहते हैं तो ये शायद आने वाला समय में डिमा हासो डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। 125 अमेंडमेंट बिल जो अभी फ़िलहाल ड्राफ्ट बन के है, उसको पास करने से पहले कि यहाँ का डिमा हासो का लोग क्या चाहते हैं और ख़ासतर करके जो आने वाला पीढ़ी उसके लिए किस तरह सा ये चीज़ इफ़ेक्ट होगा, अच्छा होगा या ख़राब होगा, उसके बारे में। और ये 125 अमेंडमेंट बिल को लेकर के स्टूडेंट कम्युनिटी का लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इज़ द नेशन, बैकबोन ऑफ द नेशन बोलता है, या फिर युवाओं जो है देश का एक वही आने वाले कल का भविष्य तय करेंगे। ठीक उसी के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑल डिमा हासा स्टूडेंट यूनियन का डिमा हासा डिस्ट्रिक्ट कमेटी का प्रेसिडेंट उत्तम लंगथासा। उसे जानते हैं कि ये 125 अमेंडमेंट बिल को लेकर के स्टूडेंट लीडर होने का नाते आप लोगों का सोच विचार क्या है, इसका स्टैंड क्या है? सबसे पहले धन्यवाद। जैसे कि अभी बहुत लोग को मालूम हो चुका है कि ये 125 अमेंडमेंट क्या है बोल के। इसमें देखिए बहुत सारा फीचर्स है, उसमें से बहुत सारा चीज़ हम लोग का डिस्ट्रिक्ट के लिए अच्छा भी है और कुछ चीज़ हम लोग थोड़ा अभी कन्फ्यूज़ है
कन्फ्यूज ये है कि हमारा जितना तक नॉलेज है, जितना हमको ज्ञान है उसमें हम एक दो बात बोलेगा। हम लोग का पहले से जब जब से ये ओल्डेस्ट काउंसिल हम लोग को मिला है दिमा हसाओ, पहले एनसिल्स के नाम से जाना जाता था। तो हम लोग को ये 6 शेड्यूल एरिया, हम लोग का ट्राइबल्स राइट, यानी कि हम लोग का लैंड राइट हो या कुछ एग्रीकल्चरल लैंड भी हो या बहुत सारा चीज़ ऐसा चीज़ है जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में जो जुरिडिक्शन में जो आता है उसका टोटल कंट्रोल हम लोग का काउंसिल ही होना चाहिए बोल के। तो ऐसा बहुत कुछ है जो हम लोग का काउंसिल लोग ने निभाया है, और बहुत कुछ है जो जिसने अब तक निभाया नहीं है। तो डर ये है कि हम लोग का एक उदाहरण देता हूँ कि हम लोग का जो इलेक्शन, यानी कि जो भी हम लोग का काउंसिल इलेक्शन जो होता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, उनको भी ये प्रोविज़न हम लोग का काउंसिल में पहले से ही है कि हम लोग काउंसिल लोग ही ये इलेक्शन कंडक्ट कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक काउंसिल ने ऐसा कभी भी इलेक्शन नहीं किया है। तो वैसे ही हम लोग का अभी इस 125 अमेंडमेंट में ऐसा भी लिखा है कि अभी जितना भी इलेक्शन होगा उनको ये स्टेट इलेक्शन कमीशन में ट्रांसफ़र करके तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करेगा बोल के अभी लिखा है। ये लिखा क्योंकि हम लोग का काउंसिल में ऑलरेडी राइट दिया गया है, लेकिन हम लोग का काउंसिल लीडर्स लोग ने अभी तक ऐसा कंडक्ट नहीं किया। इसलिए अभी इस अमेंडमेंट मतलब क्या है कि हम लोग जितना सोचते हैं कि कुछ चेंजेस इस काउंसिल को फीचर्स जो भी है इस पावर उसको लेके अभी स्टेट फाइनेंस कमीशन में वो लोग लेके जाके उन लोग कंडक्ट करेगा बोल के अभी बोल रहा है। और फिर भी पहले से भी करके आ रहा है, फिर भी हम लोग का डाउट है कि धीरे धीरे हम लोग का 6 शेड्यूल पावर कम हो रहा है। ठीक उसी तरह से अभी खाली ये काउंसिल में नहीं है, ये इसमें इस 125 अमेंडमेंट में आपका विलेज काउंसिल हो और आपका म्यूनिसिपल काउंसिल हो, रीजनल काउंसिल हो, जितना भी है ये सब इलेक्शन प्रोसेस में ही होगा। और ये प्रोसेस में होगा मतलब गवर्नमेंट का मानना है कि ये जो हम लोग का जो डेमोक्रेटिक राइट है, राइट टू वोट, वो मतलब अच्छी तरह से एक्सरसाइज नहीं होता है। तो अच्छी तरह से एक्सरसाइज नहीं होता मतलब हम लोग का जो लीडर्स लोग है वो लोग उन लोग को हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माने सेंट्रल गवर्नमेंट लोग सोचता है कि ये हम लोग का जो फंडिंग है, जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो भी है प्रोजेक्ट, ये सब 100% मतलब ग्रास रूट लेवल में नहीं जाता है बोल के ऐसा 125 अमेंडमेंट में लिखा हुआ है। तो हम लोग को जो पावर दिया गया था उसी इसका हिसाब से तो अभी तक तो गांव में भी बहुत सारा चीज़ डेवलपमेंट होने लगा है और हो रहा है। बहुत कुछ आदमी लोग को बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिशरीज भी अभी हो रहा है। तो वो चीज़ गवर्नमेंट का मानना है कि हम लोग का ग्रास रूट लेवल में ये सब एक्सरसाइज नहीं होता है, और जो कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री में राइट टू वोट हर किसी का एक्सरसाइज करने का राइट है बोल के ये काउंसिल, विलेज काउंसिल एस्टेब्लिश करके उन सब जितने भी गांव हैं, ग्रुप ऑफ विलेजेस, उसको मिलकर एक विलेज काउंसिल बनाएगा। साथ साथ अर्बन एरिया में म्यूनिसिपल काउंसिल रहेगा, तो वहाँ पे भी इलेक्शन होगा, ऐसा 125 अमेंडमेंट में लिखा है। तो साथ साथ अभी फाइनेंस कमीशन को भी इसी तरह से भी फाइनेंस कमीशन भी अभी स्टेट से डायरेक्ट कंट्रोल होगा, जहाँ पे आपका शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड आपका स्टेट का रहेगा, और वो जो फंड आएगा वो कंसोलिडेटेड फंड से आएगा बोला। तो उसमें भी हम लोग का एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि अगर विलेज काउंसिल रहेगा, हाँ डेवलप तो होगा, डायरेक्ट फंडिंग आएगा, लेकिन डायरेक्ट फंडिंग आते आते साथ साथ हम लोग को थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट कर रहा है नहीं क्या, ऐसे भी लग रहा है। ये जैसे कि जो काउंसिल का जो अभी सोली पावर है और रिस्पॉन्सिबल भी है काउंसिल का, वो अभी अगर विलेज लेवल में चला जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का भी थोड़ा पावर मिनिमाइज हो रहा है नहीं क्या, ऐसा हम लोग का सोचता है। नो डाउट पैसा डायरेक्ट आएगा तो हम लोग को सोचता है कि ये जो विलेज काउंसिल है वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से ना होके स्टेट फाइनेंस कमीशन से वो लोग डील करेगा, और जो भी टैक्स शेयरिंग होगा सब कुछ काउंसिल में नहीं आए के, रेवेन्यू नहीं आए के डायरेक्ट स्टेट फाइनेंस कमीशन में वो लोग डील करेगा नहीं क्या, ऐसा कुछ सोचना है। लेकिन अबव ऑल दिस और भी कुछ कुछ पॉइंट है कि जैसे कि गवर्नर का पूरा अपॉइंट करने का उसका फुल पावर दिया जाएगा,
तो हम लोग का वही है कि हम लोग का काउंसिल में जो पावर है और जो हम लोग हम लोग को देने का बावजूद भी हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, उसका रीज़न तो हमको पता नहीं है। लेकिन काउंसिल में जो भी पहले 50-60 साल से जो रह रहा है, वो लोग ने ऐसा क्यों एक्सरसाइज नहीं किया पता नहीं। लेकिन अ, हम लोग अगर अल्टीमेटली हम लोग का जो सिक्स शेड्यूल जब हम लोग को दिया गया तो हम लोग का पावर एंड फंक्शन सब काउंसिल में ही है। और अल्टीमेटली हम लोग का गांव का आदमी हो जो सिक्स शेड्यूल एरिया में रहता है, उन लोग को भी पूरा एक्सरसाइज ये पावर हम लोग को दिया गया है, ट्राइबल आदमी लोग को। और हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को जो भी बेनिफिशरीज, जो भी प्रोजेक्ट हो, जो भी स्कीम हो, जो डायरेक्ट जो भी आपका जैसे पहले में मनरेगा बोलता था, वैसे ही जब डीआरडीए आपका ये सब प्रोजेक्ट से, सब डिपार्टमेंट से जो अभी स्कीम आता है, उसका पूरा लाभ गाँव वाला लोग अभी भी उठा रहा है। उसका पूरा फंडिंग भी वो लोग डायरेक्ट कर रहा है, वो लोग को बेनिफिट भी मिल रहा है। तो इसमें हम लोग का ये 25 अमेंडमेंट चेंजेस लेके आके गाँव वाला लोग ऐसा हो जाएगा, ऐसे तो हमको हमको नहीं लगता है, क्योंकि ऑलरेडी हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है हमारे ख्याल में। और हम लोग का जो फाइनेंस कमीशन का भी एक दो चीज़ हम लोग का जो पजल है, हम खुद पजल है उसमें है कि अगर गाँव वाला लोग को डायरेक्ट फंडिंग दिया जाएगा तो उन लोग भी अगर स्टेट से अगर डील करेगा तो काउंसिल का पावर क्या रहेगा, ऐसा हम लोग का मानना है। लेकिन अदरवाइज अगर गवर्नमेंट से ऐसा अमेंडमेंट लेके आने से भी अगर यदि हम लोग का काउंसिल का पावर एज इट इज़ रहेगा तो बहुत अच्छा बात है। और ये अमेंडमेंट को भी अच्छा हम लोग का काउंसिल के लिए अच्छा होगा। और उसमें ये सब चीज़ छोड़ के भी हम लोग का आपका कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ेगा, उसमें भी सुना है। और साथ साथ हम लोग का डिमा हासाओ टेरिटोरियल ऑटोनोमस काउंसिल भी नाम भी चेंज हो जाएगा। तो वो जो एमओएस में जो लिखा है, हम लोग का डीएसडी दोनों ग्रुप ने भी वो साइन किया था। तो गवर्नमेंट लोग ये एमओएस को लेके थोड़ा वो लोग इम्पोर्टेंस दे रहा है। और ये काउंसिल अभी जैसे कि ये सिक्स शेड्यूल्ड एरिया 4 स्टेट में है, तो 4 स्टेट में भी 10 काउंसिल हैं। 10 काउंसिल का सब चीफ लोग भी वो लोग बातचीत में हैं। और हम लोग ने भी खुद बहुत सारा लीडर से भी मिला है। तो हम लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर बोला जाए तो हम लोग को जैसे कि सबको भी मालूम है कि हम लोग का डायरेक्ट फंडिंग होना है। तो डायरेक्ट फंडिंग कब से बहुत साल जब हम छोटा था तब से सुन रहा है काउंसिल का पावर ये है वो है बोल के। लेकिन अभी तक ये डायरेक्ट फंडिंग वाला वर्ड में ही रह गया, ये कभी भी प्रैक्टिकली अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, ट्राइब जो भी है हम लोग का डिमा हासाओ में और सारा एडीसीस में, तो हम अपील है कि और मेरा मांग है कि हम लोग ट्राइबल लोग सबको भी वेलकम करता है यहाँ पे। कोई दिमासा, कोई जेमी, कोई मार, कोई कुकी, कोई रंगखोल, कोई बेटे खेलमा, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग सब ट्राइबल है, हम लोग को इकट्ठा होना है, हम लोग को यूनिटी होना है। और हम लोग का जो हमको राइट जो एंजॉय करना है, हम लोग को जो सिक्स शेड्यूल एरिया में रह के, तो ये सारा आदमी लोग लाभ उठाना है। और हम लोग को यूनिटी रहना है। यहाँ पे किसी को पॉलिटिकल पार्टीज में डिफ्रेंशिएट नहीं होना है, किसी का माइंडसेट में कोई किसी को गलत फहमी भी नहीं होना है। और हम लोग को यूनिटी रहना है, ताकि हम लोग अगर हम लोग का डिमांड ठीक रहना है। और किसी चीज़ में भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, चाहे जो भी गवर्नमेंट आओ, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो। इसीलिए वही अपील है कि हम लोग की तरफ से कि हम लोग को यूनिटी रहना है। और हम लोग को चाहे गवर्नमेंट हम लोग को दो या मत दो, सबको भी मालूम है कि यहाँ पे बड़ा से बड़ा बीजेपी का लीडर लोग, या जैसे कि आपका राजनाथ सिंह हो, आपका प्रमोद महाजन भी हो, बहुत सारा लीडर्स लोग यहाँ पे खुद इलेक्शन का मैनिफेस्टो लेके, उन लोग का प्रोपागेंडा लेके यहाँ पे डिमा हासाओ और कार्बी आंगलोंग में खास करके यहाँ पे खुद उन लोग आके बोला कि हम लोग को जो कि अभी 244 आर्टिकल डिमांड है, उनको भी उन लोग सरकार हम लोग को ये ज़रूर पावर में आने से उन लोग हम लोग को ये दिलाएगा बोल के। और उसका साथ साथ में हम लोग अपील करता है कि हम लोग को चाहे आप जैसा भी हम लोग को सोचो, लेकिन आजकल देखिए हम लोग का हम लोग क्या है, हम लोग को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगर दिया जाता है, चाहे वो 2 and 3 आर्टिकल हो, चाहे वो 244 हो, चाहे वो फाइनेंस का भी हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का जो भी हो, हम लोग को डिमांड है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हम लोग डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट फंडिंग भी हो,
चाहे हम लोग का अपॉइंटमेंट का पावर भी हो, ये सब चीज़ हम लोग स्टेट के साथ साथ में हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है हम लोग को वो डिमांड है। और हम सरकार से अपील भी करेंगे कि हम लोग का जितने भी यहाँ पे ट्राइबल लोग हैं उनको भी, और जो शेड्यूल है उनको आप नज़रअंदाज ना करिए। और हम लोग को जो कि एक ट्राइबल आदमी, जो पीस लविंग आदमी है, उन लोग सब लोग मांगता है कि असम में ही हम लोग को रहना है और हम लोग को एक इंडिया में अच्छा सा एक परिवर्तन, एनवायरनमेंट अच्छा लेके हम लोग को, जो कि हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो उसी को ही हम लोग डिमांड कर रहे हैं। और हम लोग को वो पावर और हम लोग को जल्द से जल्द हम लोग को देने से हम लोग का जो गांव का आदमी हो या टाउन का हो, कहीं का भी जितना भी एडीसीस में रहता है ये शेड्यूल एरिया में, सबको भी लाभ होगा और स्टेट का भी फ़ायदा होगा। और हम लोग के लिए भी जो पहले से ही मूवमेंट कर रहा है, डिमांड है, वो इसलिए वो फुलफ़िल होगा। और हम लोग को दोबारा हम बोल रहे हैं कि जितना भी आम जनता है, हम लोग को कोई पॉलिटिकल पार्टीज में कोई किसी के अपना खुद का फ़ायदा के लिए हम लोग को डिफरेंट ओपिनियन में हम लोग को कुछ डिफरेंशिएट मत करिए। कोई किसी को ईगो का प्रॉब्लम लेके हम लोग को ऐसा नज़रअंदाज नहीं करके हम लोग सब एक साथ होना है। सब हम लोग का जितने भी डिमा हाउस में ट्राइबल है, हम लोग को एक साथ होना है। और हम लोग गवर्नमेंट से, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, हम लोग को ये डिमांड हम लोग का रहना है। और हम लोग का एक आवाज़ होना है, एक वन वॉइस में होना है। और हम लोग को डिमांड होना है। और किसी भी चीज़ में ये राइट्स को लेके हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हम तो हमारा तरफ से वही अपील है। और ये 125 अमेंडमेंट शायद एक महीना के बाद या नेक्स्ट सेशन में अगर ये बात अगर रहेगा, तो सरकार से भी हम लोग का बहुत सारा स्टेट का लीडर्स लोग भी मिल चुका है। वो लोग भी शायद हम लोग का फ्यूचर के लिए अच्छा ही सोचा होगा। तो इसलिए हम लोग का अपील है और मांग है कि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट एक अच्छा दिशा में जाए और तरक्की करे। और हम लोग का फ्यूचर, हम लोग का जितने भी अभी छोटा छोटा बच्चा लोग है, वो आने वाला दिन में वो लोग अच्छा राइट्स एंजॉय कर सकेगा बोल के, वही हम लोग का डिमांड है। तो ये था उत्तम लंगडासा, जो ऑल डिमा हासाउ स्टूडेंट यूनियन डिमा हासाउ डिस्ट्रिक्ट कमेटी का प्रेसिडेंट, जो उन्होंने बताया बहुत उसका इन 125 अमेंडमेंट बिल को लेकर के उसका आने वाला समय के लिए और आने वाला दिन में किस तरह से होने से अच्छा होगा। और यहाँ का लोगों को जो भी इम्प्लीमेंट करे, लेकिन यहाँ का लोगों को नज़रअंदाज ना करके डिप्राइव ना हो। यहाँ का जो जिस तरह सा पावर एंड फंक्शन अभी है काउंसिल में, ऑटोनोमस काउंसिल में, उसको डिक्रीज ना करके उसको और किस तरह से बढ़ाया जा सके। और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, जो जिस तरह से उन लोगों को मिलने का हक है यहाँ का लोगों के लिए, वो सब कुछ चीज़ लोगों के पास सही ढंग से पहुँचे।